मंदिर गए तो उनको नोटिस मिला कि वाई पूरन कुमार को 5 दिन तक अवैध कस्टडी में रखा गया। किस मामले में? जिसमें एफआईआर दर्ज हुई बाद में, जिसके अंदर 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई शराब ठेकेदार से वसूली की, शराब ठेकेदार से जो पैसा लेने के मामले में जो करप्शन की, उस मामले में कहा जा रहा है कि अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। बतौर आईजी, जब आईजी हुआ करते थे अंबाला रेंज के अंदर मिस्टर वाई पूरन कुमार जी, स्वर्गीय वाई पूरन कुमार जी, उस समय अंबाला के अंदर पुलिस की प्रॉपर्टी में एक मंदिर बन रहा था जिसको उन्होंने आरटीआई लगाई थी, जिस पर वाई पूरन कुमार से साहब ने उस पर आरटीआई लगाई थी और उस पर नोटिस जारी किया था। और यहाँ उल्टा पेश किया जाता है कि मंदिर जाने पर उनको नोटिस दिया गया। रोहतक से छुट्टी लेकर जाने के बाद में अगर अवैध कस्टडी में थे तो उनके परिवार के लोगों को पता नहीं था क्या परिवार के लोग शिकायत नहीं कर सकते थे? अगर उस परिवार के लोग जिसके अंदर साला विधायक हो, पत्नी आईएएस अधिकारी हो, ये बचकानी जो बातें हैं, और जिस प्रकार से इस मामले को मैं जो बता रहा था कि मीडिया ट्रायल करके इस सारे मामले को पेचीदा बनाने का और अभी और जातीय रंग देने का जो प्रयास हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जिन्होंने सुसाइड किया था, और उनके सुसाइड को अब लगभग 10 दिन हो गए हैं। आज 17 तारीख है। उनका पोस्टमार्टम भी हो गया, लंबी जद्दोजहद के बाद अंतिम संस्कार भी हो गया, गंगा जी में उनकी अस्थियां विसर्जन भी हो गई, ये सब कुछ हो गया। और इधर एक एएसआई का भी सुसाइड हो गया। लेकिन इन सब के बीच में एक जो मीडिया ट्रायल चल रहा है आजकल, मीडिया के अंदर तमाम प्रकार की जो खबरें चल रही हैं, और वो खबरें कुछ तो ऐसी हैं कि जिनका कोई सिर पैर भी नहीं हो सकता। उन खबरों को चलाया जा रहा है तमाम वेबसाइट्स पर, चाहे वो किसी अखबार की वेबसाइट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हैं, और उस पर जो बेसिर पैर की बातें चलाई जा रही हैं, उससे आप मान सकते हैं कि जैसे इस सारे मामले को पेचीदा बनाने की जो कोशिश हुई थी वो आज भी जारी है। इस मामले को जो जातीय रंग देने की कोशिश हुई थी वो आज भी जारी है। और इस मामले को जातीय मामले से जोड़ करके और जाने कौन से अंजाम तक पहुंचाने का जो प्रयास था, इसे आप कह सकते हैं कि समाज के भाईचारे को विघटित करने के लिए, समाज के भाईचारे को खराब करने के लिए। क्योंकि जब भी कभी जाति की बात जुड़ती है तो फिर लोगों में जरूर क्रोध आता है, गुस्सा हुआ करता है, खासकर उस जाति के प्रति जिस जाति से वो लोग खुद आते हों। मसलन अगर जिस समाज से, जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूं, अगर उस जाति के बारे में कोई बात कही जाएगी तो फिर जरूर उसका रिएक्शन होगा। लेकिन जाने क्यों इसको मीडिया ट्रायल के माध्यम से, या पहले जो पॉलिटिशियंस ने उसमें जो बातें चलाई, राजनीतिक लोगों ने, मैं आज भी एक बड़े अखबार की वेबसाइट पढ़ रहा था, उसके ऐप पर एक चल रहा था कि सीनियर आईएएस अधिकारी, सोर्स के नाम से उनको बताया गया था और उनकी तरफ से कुछ बातें दी गई थी। इसके अलावा कई यूट्यूब चैनल पर चला, और जिसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि या तो उन लोगों ने तथ्य नहीं लिए, या तो तथ्य लिए बिना बात हुई, और अगर तथ्य लिए गए तो फिर उनको जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करना हुआ। मसलन जो इस मामले के अंदर सबसे बड़े, जिनको एक तरह से दोषी माना गया, जिसमें कहा गया कि क्योंकि लास्ट इंसिडेंट हुआ रोहतक के अंदर, जो एफआईआर दर्ज हुई थी एक्सटॉर्शन की और भ्रष्टाचार की, और जिसमें माना गया कि उस एफआईआर की वजह से सुसाइड कर गए वाई पूरन कुमार, और उसमें माना गया जो पुलिस अधीक्षक थे वहाँ के नरेंद्र बिजारनिया। अब नरेंद्र बिजारनिया को लेकर के देखें तो कहीं उनको बताया जाता है कि नूह से ट्रांसफ़र होकर के गए थे। ये बताने की कोशिश की गई कि वो जैसे नयनतारा हों डीजीपी शत्रुजीत कपूर के या सरकार के। अगर आप देखें तो पुलिसिंग के अंदर ये बड़ी नॉर्मल बात है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होना। लेकिन नूह से रोहतक पहली बात तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अगर आप वो ट्रांसफ़र लिस्ट उठा करके देख लें, जो रोहतक से पहले का नरेंद्र बिजारनिया का जो कार्य क्षेत्र था, जहाँ पर वो पहले पुलिस अधीक्षक थे, वो भिवानी था, नूह नहीं था। उस समय नूह के पुलिस अधीक्षक नहीं थे। नरेंद्र बिजारनिया की जो आज तक की अपॉइंटमेंट रही, आप उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहली उनको बतौर पुलिस अधीक्षक जो मिली वो पलवल मिली। पलवल से नूह ट्रांसफ़र किया गया, नूह से जींद गए, जींद से भिवानी भेजे गए। भिवानी जब थे एसपी तो उस समय नूह में दंगे हुए। उन दंगों को देखते हुए सरकार के एजेंसीज ने कहा कि नरेंद्र बिजारनिया को अगर नूह लगाया जाए तो दंगे शांत हो जाएं।
भिवानी से उनको नूह लाया गया और जो उस समय नूह के पुलिस अधीक्षक थे वरुण सिंगला, वो पहुंचे भिवानी। जब बाद में अगली लिस्ट आई तो फिर उस समय नरेंद्र बिजरानिया वापस भिवानी लगाए गए हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2024 में। और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद नरेंद्र बिजरानिया के अपॉइंटमेंट हुई बतौर पुलिस अधीक्षक रोहतक में। यानी कि जब वो रोहतक के एसपी लगे तो उससे पहले वो भिवानी के एसपी हुआ करते थे। अब इसके अंदर एसपी टू एसपी वाली उनकी पोस्टिंग थी। कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि जो प्रचारित किया जाता है कि कोई बड़ी विशेष पोस्ट दी गई हो। तो इस बात से अगर आप चलाते हैं, बिना तथ्य के आप चलाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। मसलन मैंने आपको नरेंद्र बिजरानिया का बताया कि वो रोहतक में जब पुलिस अधीक्षक लगाए गए तो उससे पहले वो भिवानी के एसपी हुआ करते थे, ना कि नूह में। अब दूसरी बात देखें, अंबाला के मामले को लेकर के कई प्रकार की बातें प्रचारित की गई। आज भी एक वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था, उस वेबसाइट में लिखा हुआ था कि जिन सोर्स के माध्यम से वो खबर बताई जा रही थी, जो सोर्स संभवतः एक कोई आईएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं, और जहां तक मेरा जाता है कि वो आईएएस अधिकारी भी दलित समाज से हैं। इस सारे केस के अंदर वो बहुत ज़्यादा भूमिका में भी थे। हालांकि उसका नाम उनका नहीं है, उस आईएएस अधिकारी का सोर्स के तौर पे बताया गया है। और उस खबर में लिखा हुआ है कि मंदिर जाने की वजह से, मंदिर जब गए थे, ये कहा गया अंबाला के आईजी रहते हुए कि उनके मंदिर जाने की वजह से विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर गए तो उनको नोटिस दिया गया। उस समय डीजीपी मनोज यादव हुआ करते थे। लेकिन अगर आप गौर करें, मेरी अंबाला में कुछ पुलिसकर्मियों से जिनसे मेरी जान पहचान है, जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि मामला ये था ही नहीं। बतौर आईजी, जब आईजी हुआ करते थे अंबाला रेंज के अंदर, मिस्टर वाई पूरन कुमार जी, स्वर्गीय वाई पूरन कुमार जी, उस समय अंबाला के अंदर पुलिस की प्रॉपर्टी में एक मंदिर बन रहा था जिसको उन्होंने आरटीआई लगाई थी, जिस पर वाई पूरन कुमार से साहब ने उस पर आरटीआई लगाई थी और उस पर नोटिस जारी किया था। और यहाँ उल्टा पेश किया जाता है कि मंदिर जाने पर उनको नोटिस दिया गया, मंदिर गए तो उनको नोटिस मिला। एक तीसरी बात आप देखें, इसी आज ही खबर में वेबसाइट में पढ़ रहा था कि वाई पूरन कुमार को 5 दिन तक अवैध कस्टडी में रखा गया। किस मामले में? जिसमें एफआईआर दर्ज हुई बाद में, जिसके अंदर 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई शराब ठेकेदार से वसूली की, शराब ठेकेदार से जो पैसा लेने के मामले में जो करप्शन की, उस मामले में कहा जा रहा है कि अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। लेकिन अगर इसकी जो, क्योंकि अब एसआईटी जांच करेगी चंडीगढ़ पुलिस, और चंडीगढ़ पुलिस की जांच में जो एसआईटी जांच करेगी उसके अंदर तथ्य सारे सामने आ जाएंगे। मसलन मोबाइल लोकेशन कहाँ थी, क्योंकि 29 सितंबर को छुट्टी लेकर के इधर उन्होंने पीटीसी सुनारिया के अंदर ज्वाइनिंग की। ये वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड नोट है उसमें भी कहीं स्पष्ट हुआ करता है, या जो उनके परिवार ने बातें की वहाँ से भी स्पष्ट है कि वाई पूरन कुमार पीटीसी सुनारिया में ज्वाइनिंग ली और ज्वाइन होने के बाद में वो छुट्टी चले गए 7 अक्टूबर तक के लिए। और 7 अक्टूबर को उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन जो अनहोनी होनी थी, जो अनहोनी उनके साथ हुई, जो उनकी दुखद मृत्यु हुई, उसके बाद वो दुनिया छोड़ करके चले गए। हालांकि क्वेश्चन कई हैं, मैंने आपसे कई वीडियो शेयर किए। एक वीडियो में मैंने कहा था कि जीते जी भी विवाद थे और जाने के बाद भी विवाद हैं। वो विवादों की श्रेणी आप इसे कह सकते हैं। अब मसलन कहा जा रहा है कि 5 दिन की अवैध हिरासत, अगर कहीं अवैध हिरासत थी जिसे किडनैपिंग का नाम दिया गया बाकायदा, अगर वो अवैध हिरासत थी तो जब वाई पूरन कुमार, मान लीजिए कि उस बात को 1 मिनट के लिए समझ लिया जाए कि ऐसा हुआ हो शायद, हालांकि उनके जो सुसाइड नोट है उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि 29 तारीख को वो छुट्टी लेकर के गए, चंडीगढ़ गए, और चंडीगढ़ में उनका परिवार भी जरूर साथ होगा। अगर अवैध कस्टडी में थे, वो रोहतक से छुट्टी लेकर जाने के बाद में अगर अवैध कस्टडी में थे तो उनके परिवार के लोगों को पता नहीं था क्या परिवार के लोग शिकायत नहीं कर सकते थे? अगर उस परिवार के लोग जिसके अंदर साला विधायक हो, पत्नी आईएएस अधिकारी हो, ये बचकानी जो बातें हैं, और जिस प्रकार से इस मामले को मैं जो बता रहा था कि मीडिया ट्रायल करके इस सारे मामले को पेचीदा बनाने का और अभी और जातीय रंग देने का जो प्रयास हो रहा है, ये एक तो उस न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश है, और दूसरा इस मामले के अंदर जो जांच चल रही है उस जांच को प्रभावित करने का प्रयास है।
मेरी कुछ बात हो रही थी, खासकर जो रोहतक पुलिस के अंदर, जो CIA के अंदर या रोहतक के अंदर साइबर सेल में जो काम करते हैं उन लोगों से, तो अगर स्पष्ट हो जाएगा जब SIT की जांच हो, चंडीगढ़ पुलिस की जो SIT है वो जांच कर ही रही है, उसके अंदर मोबाइल लोकेशन से पता चल जाएगा कि भाई पूरन कुमार जी कब कब कहाँ पर थे। लेकिन इसको यूं पेश किया जा रहा है कि उनका किडनैपिंग और 5 दिन की अवैध कस्टडी, एक IPS अधिकारी की 5 दिन की अवैध कस्टडी, और वो भी उनकी जो हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत थे और हरियाणा पुलिस की तरफ से। इसलिए मैं कह रहा हूं इन बातों को बचकाना माना जा सकता है। मसलन पहले एक YouTube चैनल पर चल रहा था कि जो उनके गनमैन थे सुशील कुमार, जो अब भी अरेस्ट हैं, अभी जो न्यायिक हिरासत में है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वसूली का और करप्शन एक्ट के अंदर, जिसके की फर्द इंसाफ जो हुआ करता है उसमें नाम आया था भाई पूरन कुमार जी का। इस मामले में अगर देखें सुशील कुमार के, तो सुशील कुमार के भी मोबाइल लोकेशन से अगर ट्रेस किया जाएगा तो सब पता चल जाएगा कि कब अरेस्ट हुए वो, कब कब वो कहाँ थे ये पता चल जाएगा, अंतिम लोकेशन मोबाइल की कहाँ थी ये पता चल जाएगा। आज तो इस टाइम में तो साइबर युग है। और इस मामले की भी जांच, क्योंकि अब चंडीगढ़ पुलिस संभवतः जो आधार था सुसाइड का वो FIR थी, और उस FIR के अंदर अरेस्टिंग, और उस अरेस्टिंग को कभी कहीं कहा जा रहा है कि 6 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन। इवन अब तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई पूरन कुमार जी का भी कह दिया गया कि अवैध कस्टडी में रखा गया, उनको किडनैपिंग करके, इवन मास्टरमाइंड तक भी बताए गए उसमें। अब अगर आप देखें तो अगर सुशील कुमार की गिरफ्तारी जिस तारीख को हुई है, हालांकि जो पुलिस सोर्स हैं और जो मुझे बता रहे थे जिसके अंदर पूछताछ हुई थी कि 6 तारीख की शाम को अरेस्टिंग हुई थी सुशील की, और जो पुलिस का जो नियमावली है जिसके अंदर कि परिवार को सूचना देना और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी डालना, तो 6 तारीख को तो उनको गिरफ्तारी डाली गई थी और 7 तारीख को सुबह अदालत में पेश किया गया था। तो इस मामले में देखें, और अगर सुशील कुमार की अगली बात साफ सारी चलें तो उसके अंदर तो कई प्रक्रिया संवैधानिक है, क्योंकि जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि जब भाई पूरन कुमार साहब रेवाड़ी रेंज के अंदर हुआ करते थे IG, तो उस समय उनके साथ में सुशील कुमार थे। सुशील कुमार तभी से उनके साथ चल रहे हैं। सुशील कुमार जो पोस्टेड हैं वो नारनौल में थे, और आज तक भी बताया जाता है कि जो मेरे सोर्स बता रहे थे, जांच का विषय ये भी है कि अगर वो नारनौल में पोस्टेड थे तो क्या वो अवैध रूप से रहा करते थे भाई पूरन कुमार जी के साथ में, क्योंकि संदीप लाठर का सुसाइड नोट भी इसके अंदर बाद में है, और संदीप लाठर का जो सुसाइड नोट है, जो वीडियो है, वो इशारा करता है सुशील कुमार, उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार भाई पूरन कुमार जी के जो IG साहब के साथ रहा करते थे। असल में देखें तो इस मामले के अंदर जितना ज़्यादा मीडिया ट्रायल होगा उतना ज़्यादा कहीं इसको माना जाएगा कि ये मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश है और जांच को भटकाने का प्रयास है। ज़रूरी है कि SIT भी इस तरफ ध्यान दे, चंडीगढ़ पुलिस की जो SIT है वो भी इस तरफ ज़रूर ध्यान दे, और खासकर जो मीडिया का दायित्व है कम से कम वो निर्वहन ठीक से करें। वैसे क्या आपको भी लगता है कि इस मामले को जांच से भटकाने के लिए और जातीय रंग देने के प्रयास आज तक भी जारी हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।